बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। आप देख रहे हैं 2 मई को जैसे ही चुनाव नतीजे आए, अभी तो नतीजे पूरे आए भी नहीं थे, उससे पहले बंगाल में हिंसा शुरू हो गई और कई लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से बार बार यह आग्रह किया गया कि वो हिंसा को रोकने के लिए अपील करें, क्योंकि आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। ये तो केंद्रीय मंत्री का हाल है, लेकिन बंगाल की आम जनता जो इस हिंसा में पिस रही है, जिनकी जान जा रही है, उनका क्या? 2 लाख रुपए की मदद मारे गए लोगों के परिवार के लिए। यह ऐलान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। कल भी उन्होंने कहा था कि सभी राजनीतिक दल शांति बनाए रखें, लेकिन बंगाल में हिंसा कैसे रुकेगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अब तक कुछ नहीं कहा है, क्योंकि ये हिंसा अलग अलग जिलों में फैलती जा रही है। जब से नतीजे आने शुरू हुए हैं, तब से यह हिंसा का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी राजनीतिक हिंसा एक बड़ा मुद्दा थी, और जब से चुनाव प्रचार तेज हुआ, तभी से हम हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं भी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि नतीजे आने के बाद यह हिंसा का दौर थम जाएगा, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी हिंसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव परिणाम के दिन से हिंसा और बढ़ गई। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। बड़े बड़े नेता जब हिंसा का शिकार हुए, आम लोग मारे जाने लगे, तो गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यों की एक टीम भी बनाई। उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई कि चूक कहां पर हो रही है, रिपोर्ट दी जाए। राज्यपाल से भी इसे लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि शांति बनाए रखें। और पश्चिम बंगाल हिंसा की का जो सबूत है वो ये तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमले की तस्वीर है। उनका काफिला जब पश्चिमी मिदनापुर पहुंचा, वहां उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ, पत्थर के साथ भीड़ इकट्ठी करके हमला कर दिया। पंचखुड़ी, वेस्ट मिदनापुर, पंचखुड़ी, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का काफिला, उनकी कार, और कार के बाहर लाठी डंडों के साथ, पत्थरों के साथ भीड़। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, लाठी डंडों से अटैक किया गया। और ये वो शख्स है जिनके साथ बेहद कड़ी सिक्योरिटी होती। केंद्रीय मंत्री का काफिला, अगर उनके काफिले में मौजूद गाड़ी के शीशे तोड़े जा सकते हैं इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, तो फिर आप सोच लीजिए आम जनता, उनका क्या हाल होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, गाड़ी को घेर लिया जाता है, काफिले को घेर लिया जाता है। और ये किसी आम व्यक्ति का काफिला नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री का काफिला है। आमतौर पर उनके साथ, उनकी सुरक्षा में कई गाड़ियां चलती हैं, उनकी सिक्योरिटी बेहद कड़ी होती है। उसके बावजूद वेस्ट मिदनापुर में, पंचखुड़ी में यह हमला होना, यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। यह स्थिति असाधारण है, और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 4 सदस्यों की एक टीम बना दी गई, बंगाल भेजा गया है। स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है। यह मामला अदालत तक भी पहुंच गया है। सीबीआई जांच की मांग भी बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर की गई है। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। आरोप लग रहा है ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर कि चुनाव में जीत के बाद जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जो लोग बीजेपी के समर्थन में आए, उन पर टारगेट करके यह अटैक किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रायोजित हिंसा है, यह बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। आपको याद होगा कल जब ममता बनर्जी शपथ ले रही थी, तब भी जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा को लेकर अपनी बात रख रहे थे कार्यकर्ताओं के सामने। बंगाल में टीएमसी प्रायोजित हिंसा हो रही है, हिंसा चरम पर है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, हजारों लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। अब इसमें पलायन का एंगल भी जुड़ गया है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके यह कहा था कि हजारों लोग बंगाल से असम की सीमा में प्रवेश कर गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। और उनके इस ट्वीट के बाद यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या बंगाल में स्थिति वाकई इतनी खराब हो गई
कि लोग बंगाल की सीमा पार कर अब असम में दाखिल होना चाहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। और यही बात जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हालात कैसे सुधरेंगे, ये सवाल अब बड़ा हो गया। मंत्री पर हमला होता है, नतीजे के बाद लगातार हिंसा हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये हिंसा कैसे थमेगी। विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर पहले हमला होता है। चुनावी हिंसा तो लगातार जारी ही है। जिस दिन नतीजे आए तब से ये हिंसा चल रही है। बीजेपी के अलग अलग जिलों में मौजूद कार्यालयों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रविंद्र, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से क्या कहा गया हिंसा को लेकर? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन बंगाल में रहे, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी थी कि और कार्यकर्ताओं को संबल भी दिया था। आज जिस तरह से मुरलीधरन के ऊपर हमला हुआ है उसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि अगर लबोलुब आप देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त के बाहर है, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बात और आप देखिए कि जिस तरह से लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी के जितने बंगाल में वहां चुनाव लड़ रहे थे या बड़े नेता थे, उन सबको केंद्रीय सुरक्षा दी गई थी। किसी को एक्स, किसी को वाई, जेड, यहां तक कि जेड प्लस भी सुरक्षा दी गई थी जो वहां चुनाव प्रचार में या प्रबंधन में लगे हुए थे। लेकिन कार्यकर्ता उस समय लग रहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि उनकी सरकार बनेगी, उनके दुख दूर होंगे, उनके खिलाफ जो हिंसा होती थी वो बंद हो जाएंगे। इसके उलट हुआ और सिचुएशन अगर कम से कम देखा जाए तो ये 2006 वाला हुआ है, जब लेफ्ट फ्रंट पुनः वापसी सत्ता में की थी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसी तरह की हिंसा हुई थी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई थी। बावजूद उसके जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ता पर उस समय उनसे हिंसा हुई थी, आज टीएमसी कार्यकर्ता ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के अनुसार रेप हो रहा है, महिलाओं का हत्या हो गई 1 दर्जन से। तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी के नेता हो या नेतृत्व हो, उनको समझना चाहिए कि जो चीज उनके साथ भूतकाल में हुआ है, आगे चलकर भविष्य में ऐसा न हो, इस तरह का जरूर उनको ध्यान रखना चाहिए था। और बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि ये चुनाव केवल खत्म नहीं हुआ, आगे और भी चुनाव होंगे। अगर परिस्थितियां बदलती है तो फिर उन लोगों का क्या होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी चाहती है या सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न करे, बल्कि राज्य सरकार ममता बनर्जी ही इस तरह की हिंसा को रोके और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस तरह की हिंसा की है, जिन्होंने हत्या जैसी जघन्य अपराध किया, और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने इन सबको घटते हुए देखा, मुख्य दर्शक बने रहे। आपने कई तरह के वीडियो देखे, यहां तक कि मुरलीधरन के जो काफिले पर हमला हो रहा है उस समय भी लोकल प्रशासन को आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई, एक तरह से कहा जाए तो जाहिर तौर पर अब केंद्र सरकार के पास एक ही विकल्प है, या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हस्तक्षेप करे या सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे या संविधान प्रावधान के अनुसार, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। ममता बनर्जी ने क्या है, जरा मैं आपको ये भी बता देता हूं उन्होंने क्या कहा, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। ममता बनर्जी ने बीजेपी से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, बीजेपी लोगों के जनादेश को स्वीकार करे, ये कह रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। बीजेपी हिंसा कर रही है, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि हिंसा बीजेपी कर रही है। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कह रही हूं, हिंसा में शामिल होने पर हम आपको बख्शेंगे नहीं। रविंद्र, आप देख रहे हैं ममता बनर्जी अब बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि हिंसा बीजेपी की ओर से हो रही है और उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए। देखिए, बीजेपी के भी नेता ने इसी बयान पर कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शासन उनके हाथ में, मुख्यमंत्री यूं है, डीजीपी एसपी उनकी बात सुनता है, एसएचओ उनकी बात सुनता है, और वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता क्यों इस तरह की हिंसा करेंगे, बीजेपी तो वहां हार गई है, शासन चलाना उनका काम है, वो हिंसा रोके। उल्टा वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर अपने कार्यकर्ताओं का बचाव कर रही है, अपने प्रशासन का बचाव कर रही है। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ही किस तरह से इलेक्शन कमीशन को वहां डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़ रहा था, वहां के अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से केंद्र सरकार को बार बार वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिखना पड़ रहा था। वहां के राज्यपाल बार बार इस तरह की चेतावनी देते थे, कोई असर नहीं होता था। चुनाव से पहले जब इलेक्शन कमीशन जो प्रावधान है वो पूरे जो चुनाव के दरमियान
इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहा सब कुछ, तब तक हिंसा बंद रही। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन के हाथ से सब कुछ गया, तुरंत हिंसा चालू हो गई। और उसके लिए बीजेपी को ऊपर आरोप लगाना, बीजेपी नेताओं का कहना है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी इस तरह की सियासत न करे। जो वहां पर कार्यकर्ता हैं वो बंगाल की जनता है, उनका ख्याल रखे, न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का। अब ममता बनर्जी मुआवजे का ऐलान कर रही हैं जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों के लिए। पहले तो टीएमसी डिनायल मोड में थी, ये कह रही थी कि पुराने वीडियो पुराने तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, हिंसा तो हो ही नहीं रही। मुरलीधरन के कार्य पर हिंसा तो सबके सामने है। इसी तरह से जो बीजेपी कार्यालय को जलाया गया वो सबके सामने हो, पहले की कोई तस्वीर नहीं है ना वीडियो है। जो वहां कार्यकर्ता जिससे जेपी नड्डा वहां मिलने गए थे, उनके घर में हत्या हुई है। एक महिला के खिलाफ जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उनको उसके साथ बलात्कार हुआ है, कई लोगों की हत्या हुई, वो सबके सामने है, सामने सबके बयान दिए। उनके घर में मातम मना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पुरानी वीडियो है। तो जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई है और उसको ढकने छिपाने की बात जो चल रही है, ये सबसे दर्दनाक है, ये दुखदायी है। और जाहिर तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता हो या देश की जनता, आम लोगों का भी यही कहना कि चुनाव होते हैं, यूपी में होते हैं, बिहार में होते हैं, सब जगह होते हैं, इस तरह की हिंसा नहीं होती। सब स्वीकार कर लेते कि हाँ हमारी पार्टी हार गई है, लेकिन वहां पर हार स्वीकार नहीं की जा रही है, वहां जीत स्वीकार नहीं की जा रही है। समझिए कि हम जीत गए, हमारा सत्ता में हम आ गए हैं और जो हारे हुए हैं उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की है उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं के खिलाफ कि 2024 में इस तरह की गलती न करे, बीजेपी के साथ न जाए। क्योंकि ममता बनर्जी को सीधा अगर कोई टक्कर दिया है इस चुनाव में तो बीजेपी ने दिया है। तो जाहिर सी बात है, सियासत आगे की भी हो रही है। इस पर अब लगाम लगाना सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार सीधे दखल दे, केंद्र सरकार कुछ न कुछ ऐसा करे कि वहां पर हिंसा भी रुके और बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़े। एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि किन लोगों ने आपके लिए वोट किया था और किन लोगों ने नहीं। फिर आप सभी के मुख्यमंत्री हैं और सभी की जान बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते, अब चुनाव नहीं चल रहा, प्रचार खत्म हो चुका है। देखिए, इस तरह की हिंसा हम लोगों ने 90 के दशक में बिहार में भी देखा करता था कि जब चुनाव के दरमियान या चुनाव के बाद भी हिंसा होती थी, हत्याएं होती थी, बड़ी संख्या में हत्या होती थी। लेकिन 2 दशक हो गया बिहार में इस तरह की घटना अब खत्म हो चुकी है। लेकिन बंगाल में देखा जाए तो लगातार 3 दशक से अगर देखा जाए या कम से कम 2 दशक से इस तरह की हिंसा लगातार चल रही है। वहां कोई रोकने वाला नहीं है। जो सत्ता में होता है अपने खिलाफ, जो विरोधी है उसके खिलाफ इसी तरह के दमन चक्र चलाते रहा है, चाहे 2006 हो या फिर 2021 हो, समानांतर एक ही तरह घटना घटते रही है। तो कहीं ना कहीं वहां के शासन प्रशासन या वहां के जो नेतृत्व है, चाहे वो टीएमसी का नेतृत्व हो या सीपीएम का नेतृत्व कभी रहा हो, सबको एक तरह से सोचना होगा। आपके पास लौटूंगा, एक और बड़ी खबर है वो बता देते हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर वार किया है, कहा है कि ममता बनर्जी संविधान के रास्ते पर नहीं चल रही। चुनाव के बाद की हिंसा और बर्बरता बेरोक टोक जारी, ये कह रहा है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को कहना पड़ रहा है ये बात। जगदीप धनखड़ को ये बात कहनी पड़ रही है कि ममता बनर्जी संविधान के रास्ते पर नहीं चल रही। जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह से बर्बरता हो रही है, ये बेरोक टोक जारी है। रविंद्र, राज्यपाल को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है एक मुख्यमंत्री को कि वो संविधान के रास्ते पर नहीं चल रही। बिल्कुल, देखिए आप शपथ के दरमियान ही जिस तरह से राज्यपाल ने सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी को एक तरह सलाह दिया था कि इस तरह की हिंसा को रोकिए, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। और इस तरह के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान कोई भी राज्यपाल इस तरह के एक तरह संदेश दे या हस्तक्षेप करे। और हिंसा जब नहीं रुकती है तो जाहिर सी बात है राज्यपाल को अपना संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य निर्वहन करना पड़ता है। और आप देखिए कि इस तरह के पहले भी, जो केवल धनखड़ साहब ही नहीं, इसके पहले भी जो राज्यपाल रहे हैं उनको भी इस तरह के बार बार चेतावनी देनी पड़ती थी, बावजूद इसके वहां हालात कभी सुधरे नहीं। और एक बात और है, जो चंद वीडियो सबके सामने आए हैं, ये तो एक कहा जा रहा है कि एक उदाहरण है। इस तरह की कई ऐसे घटनाएं घटी हैं दूरस्थ एरिया में, दूर दूर जगहों में, जहां से कोई देखने वाला नहीं, जहां से कोई भी सूचना अभी तक नहीं आई है। और यहां तक सुनने में आ रहा है कि वहां जो लोकल जो पत्रकार थे जिन्होंने बीजेपी कवरेज किया था, उन सबको भी इस तरह की थ्रेटनिंग दी जा रही है।
तो कहीं ना कहीं वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहां का शासन प्रशासन चुप बैठा हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि यही मौका है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तो जो अपने विरोधी है उनको सबक सिखा दिया जाए, और ऐसा सबक कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की गलती वो न करे, यानी जो उनको अपना अधिकार है वोट देने का, इस तरह गलती न करे। ये एक तरह से चेतावनी भी है। बिल्कुल, ममता बनर्जी को ये बात समझनी होगी कि जब आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेते हैं तो राज्य में लोगों की जान बचाना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, सिर्फ मुआवजे का ऐलान करना नहीं। और राज्यपाल को भी ये कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी संविधान के रास्ते पर नहीं चल रही। शुक्रिया रविंद्र। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.